सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 जो कि है इंडस्ट्रीज। ये इसका पार्ट 1 है और जिसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ तक जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मेनली देखने वाला है कि इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्टर्स को और इनको किस आधार पर क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे पास नोटबुक और बुक्स हैं यह सब जो है ट्रीज से बने हैं। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर कौन कौन से ट्रीज इस्तेमाल किए जाते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखो, ट्रीज के अगर मैं बारे में बताऊं तो पहले क्या था कि सबसे पहली बार जो है ना पेपर बनाया गया था चाइना में, वो भी मलबेरी ट्री से। उसके बाद धीरे धीरे लोग को यह पता चला कि वह जो है कुछ और ट्रीज का इस्तेमाल करके पेपर बना सकते हैं। इसी तरह वक्त बीतता गया और अभी के वक्त में हमें यह पता है कि हम लोग जो है लगभग सभी ट्री से पेपर बना सकते हैं। देखो, लगभग सभी ट्री से पेपर बना सकते हैं। इवन जो है हम लोग बिना ट्रीज के इस्तेमाल से पेपर बना सकते हैं, जैसे कि जो फ्रूट पील्स हो गया, ऑरेंज का जो छिलका हो गया, इनसे बना सकते हैं। जो पुराने कपड़े होते हैं ना, उनसे भी बनाया जाता है। उसके बाद कुछ और भी वेज हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले ट्रीज से बना शुरू हुआ, फिर कुछ और ट्रीज को ढूंढा गया, फिर पता चला कि लगभग सभी ट्रीज से बन सकता है और अब तो हमें यह भी पता है कि हम लोग बिना ट्रीज के भी बना सकते हैं पेपर। बट यहाँ पर इस चैप्टर में मेनली हमें जानना है कि आखिर ट्रीज से कैसे बनता है पेपर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो है एग्जाम्पल में दिया हुआ है पाइन और फिर ट्री। तो अब आप लोग कहोगे कि जब जो पेपर है वो लगभग सभी ट्री से बन सकता है तो आपने इन्हीं दोनों का एग्जाम्पल क्यों दिया। मतलब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। तो मैं बता दूं कि ये जो दो ट्री हैं और कुछ और भी ट्रीज हैं जिनसे कि पेपर इजी वे में बन जाता है। मतलब कि कुछ ट्रीज जो हैं जिनसे थोड़ा मुश्किल होता है पेपर बनाने में, लेकिन कुछ ट्रीज है जिनसे कि थोड़ा आसानी से पेपर बन जाता है। इसलिए जिनसे आसानी से पेपर बनता है उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने में। इसलिए जो है यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दिया है पाइन और फिर ट्री का। देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनसे कि आसानी से जो है बनाया जा सकता है पेपर। बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल देने थे तो मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए। अब देखो, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा हो कि मैंने बैम्बू भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को मैं पहले आपको क्लियर कर दूँ कि जो बैम्बू है उससे भी पेपर बनता है, बट बैम्बू जो है वह एक ग्रास के कैटेगरी में आता है, न कि ट्री में। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बैम्बू को ट्री बोलकर। बट देखो यार, बैम्बू कोई ट्री नहीं है, वह एक ग्रास है। इससे मैंने ब्रैकेट में ग्रास लिख दिया है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा ना। इसके बाद देखो, मान लेते हैं मैंने पाइन ट्री को लिया, फिर उसको जो है सेकंड स्टेप में कट डाउन होने के लिए भेजा जाता है। मीन्स उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर उसको पल्प मिल में भेजा जाता है जहाँ पर उसका पल्प निकाला जाता है। इसको देखो क्या है कि जब छोटे छोटे टुकड़े कट जाते हैं तो उसको इतना दबाया जाता है ना, इतना ज़्यादा दबाया जाता है कि वह थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और इसी को जो है हम लोग वुड पल्प कहते हैं। देखो, जब वुड पल्प जो है बन जाता है उसके बाद उसमें कुछ केमिकल्स को मिक्स किया जाता है, फिर उसको मशीन में जो है डाल दिया जाता है। फिर कुछ प्रोसेस होता है मशीन में, उसके बाद जो है आपका पेपर बन के तैयार हो जाता है। तो देख सकते हो कि कैसे ट्री से जो है पेपर बन गया। और उसके बाद जो पेपर आता है उसमें जो है कुछ इंक का इस्तेमाल करके जो है उस पे लाइनिंग किए जाते हैं या फिर डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। जैसे कि जब वो कॉपी का फर्स्ट पेज या फिर कवर कह सकते हो, उस पे कितने अच्छे जो है डिज़ाइंस बने रहते हैं, जो भी कंपनी रहता है उसका मार्क ये सब रहता है। फिर जो अंदर के पेजेस हो गया उसके अंदर लाइनिंग ये सब बने रहते हैं। तो यह सब जो है इंक के इस्तेमाल से होता है। बट कुछ ऐसे भी नोटबुक होते हैं जिसके अंदर का जो पेज रहता है वो पूरा ही प्लेन रहता है। इसका मतलब कि उसमें जो है इंक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा चीज़ है जो कि आप समझ सकते हो। अब इसके बाद जो है बहुत सारे पेजेस को जो है एक जगह असेंबल करके एक नोटबुक या जो बुक रहता है उसको बना दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे जो है ट्री से बन गया आपका नोटबुक या फिर बुक। इसके बाद देखो यहाँ पर जो है मैंने लिखा है आपको ट्री, उसके बाद ब्रैकेट में कर दिया है रॉ मटेरियल। देखो, रॉ मटेरियल मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने के लिए बेसिक सा चीज़। जैसे कि आपका सब्जी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, तो आपको नमक चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, फिर मसाला जो हो गया ये चाहिए। इस तरह मतलब बेसिक चीज़ जो कि उसको बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पर आप एक चीज़ और देख सकते हो कि मैंने नीचे जो है ब्रैकेट में वुड पल्प भी लिख दिया है। और यह मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर उन ट्रीज़ की बात की जा रही है जिससे हम लोग वुड पल्प बना सकते हैं। तो इसीलिए आपका जो बुक है उसमें ट्री ना लिख के डायरेक्ट वुड पल्प लिखा हुआ है, क्योंकि देखो वुड पल्प से ही बनता है आपका पेपर, चाहे वो किसी भी ट्री का हो। इसलिए बुक जो है उसने डायरेक्टली वुड पल्प लिखा है। तो अगर अब आप भी अगर इसको एग्जाम में लिखते हो तो या तो आप वुड पल्प लिख सकते हो, उससे पेपर बनाया गया, या फिर अगर आप ट्री लिखते हो तो ट्री लिखकर ब्रैकेट में वुड पल्प जरूर लिख देना, जिससे यह समझ में आएगा कि आप उन ट्रीज की बात कर रहे हो जिससे कि वुड पल्प बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया ना। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ट्री जो कि है ब्रैकेट में वुड पल्प, इससे बनाया गया पहले पेपर, जो कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले तो हमने
वुड पल्प से जो है, या फिर ट्री ब्रैकेट में वुड पल्प जो है, इससे मैन्युफैक्चर किया पेपर। देन पेपर से नोटबुक, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो है स्टेजेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग के। पहले जो है पेपर बनाया गया, ठीक है, फिर नोटबुक बनाया गया, तो पेपर से फिर नोटबुक, तो ये दूसरा स्टेज हो गया। तो ये जो हमने पूरा देखा ना, यह जो है एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, या फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इसके अंदर जो है रॉ मटेरियल को दूसरे प्रोडक्ट में जो है चेंज किया गया है, और वो भी ऐसे प्रोडक्ट में चेंज किया गया है जो कि ज़्यादा वैल्यू करता है लोगों के अंदर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं वह यह है कि जो पेड़ है उसका ज़्यादा वैल्यू होता है पेपर से, क्योंकि जो पेड़ है वो हमारे जीने में जो है सहायक होता है, और ये बहुत सारे जो है उसके मतलब प्रॉफिट कह सकते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। बट यहाँ पर जो है पेड़ काट करके बनाया जाता है पेपर, तो पेड़ काटने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ग्लोबल वार्मिंग ये सब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो किसी भी चीज़ को अगर सही लिमिट से किया जाए ना, एक सही अमाउंट में किया जाए, लिमिट से किया जाए, तो वह सही होता है। अगर पेड़ काटना ही है पेपर बनाने के लिए, तो ठीक है काटो, बट एक सही अमाउंट में काटो, एक लिमिट तक काटो, ऐसा नहीं कि काटते ही चले गए। दूसरा ये कि अगर पेड़ काट रहे हो ना, तो उसके साथ और भी पेड़ को आप उगाओ, और हाँ, उसको वक्त जो जो पेड़ आप उगा रहे हो वो बड़ा हो जाए। ऐसा नहीं कि आपने अभी पेड़ को काटा, दूसरा पेड़ लगाया, फिर दूसरा पेड़ काटने चले गए, ऐसा नहीं। मतलब कि एक इंटरवल दो टाइम का, और लिमिट से काटोगे तो सब सही रहेगा। अगर 2 काटे हो तो 10 उगाओ, ठीक है? तो इस तरीके से अगर इस तरीके से किया जाए तो वो सही रहता है। बट यहाँ पर क्या है कि यह एक प्रॉब्लम तो उठ के आ ही रहा था कि आखिर पेड़ जो है इसको काटना पड़ रहा है पेपर बनाने के लिए, इसलिए और भी वेज़ को ढूँढे जा रहे थे कि बिना पेड़ के कैसे बनाया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया, कुछ और भी वेज़ ढूँढे गए हैं, जिससे कि बिना पेड़ों का को काटे या फिर उसके इस्तेमाल से जो है पेपर बनाए जा सकते हैं। जैसे आपका एग्ज़ाम्पल हो गया कुछ फ्रूट पील्स, जैसे कि ऑरेंज के पील्स मीन्स छिलके, पील्स में तो होता है छिलका, ठीक है? उसको इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने में। फिर सेकंड आपका हो गया कि जो पुराने कपड़े होते हैं जो कि कॉटन से बने हुए रहते हैं, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि और भी कुछ वेस्ट जो है ये निकाले गए हैं, ढूँढे गए हैं, जिससे कि जो है पेपर बनाया जा सके। तो ये हमने देख लिया, इसको मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि जो भी हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में भी देखा, यह सब जो है इंडस्ट्री में किया जाता है। तो इंडस्ट्री के यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है कि इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब इंडस्ट्री जो है एक ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जिसके अंदर जो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो देखो मैं पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बता दूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ जिसके अंदर जो है लोग करते हैं एक ऑब्जेक्टिव लेके अर्निंग मनी का, मतलब कि पैसे कमाने का उद्देश्य से लेकर कोई काम को किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है? तो इसमें आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आ जाता है, ठीक है? फिर कुछ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करना, देन प्रोविजन ऑफ सर्विस मीन्स कुछ सुविधा देना लोगों को। यही एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है कि जैसे स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, जो कि एक है प्रोडक्शन ऑफ गुड। फिर कोल माइनिंग, ये क्या है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। उसके बाद टूरिज्म इंडस्ट्री जो कि आपका सर्विस प्रोवाइडर है, मतलब कि लोगों को सुविधा देना। तो ये आपका किस में आ गया, यहाँ पर इंडस्ट्री में आ गया। तो जो लास्ट वाला टूरिज्म इंडस्ट्री है ना, इसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे चीज़ को बनाना जिससे कि लोग अगर कहीं जाते हैं घूमने तो वहाँ पर उनको जो है एक सुविधा मिल सके, एक व्यवस्था करके रखना ठीक से। तो ये आपका आ जाता है इन सब में। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, इवन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है इसका डेफिनेशन भी बता दिया, और इंडस्ट्री का भी। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो हमने इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा-सा जान लिया, उसका जो डेफिनेशन हो गया। देन अब यहाँ पर आ रहा है कि क्लासिफिकेशन जो है इंडस्ट्री का कैसे किया जाता है। तो इसको इसका 3 आधार पे किया जाता है। पहला है कि रॉ मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल कहाँ से लेता है? क्या वो समुद्र से लेता है? जैसे कि अगर कोई फिश ऑयल बना रहा है तो वो मछली जो हो गया वह समुद्र से लेगा। कोई हो सकता है जो खेतों से लेता हो, जो कि ब्रेड ये सब बना रहा होता है। ठीक है? दूसरा है साइज़ पे कि क्या जो इंडस्ट्री है वो बड़ा है या छोटा है? उसके बाद तीसरा है कि ओनरशिप में, मतलब कि उसका ओनर कौन है? क्या वो एक व्यक्ति ने खोला है, या फिर 10 लोगों ने मिलकर खोला है, या फिर सरकार जो है उसको चलाती है? इस तरीके से जो हो गया आपका क्लासिफाई किया गया इंडस्ट्री को लेकर। तो अगर मैं पहला बताऊँ रॉ मटेरियल को, तो इसमें कहा गया है कि रॉ मटेरियल जो है इसके बेस्ड पर एग्रो बेस्ड हो सकता है, मिनरल बेस्ड हो सकता है, मैराइन बेस्ड हो सकता है, और फॉरेस्ट बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि इस्तेमाल करते हैं प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट को अपने रॉ मटेरियल के तौर पर। जैसे कि अगर कोई कंपनी बनाती है कॉटन क्लॉथ, तो वह जो है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो कि है कॉटन, जो कि उसके लिए रॉ मटेरियल है उस पर वो बेस्ड है। मतलब सबसे पहले तो उसको कॉटन चाहिए, सबसे बेसिक मटेरियल उसके लिए कॉटन हो गया, वो चाहिए होगा तभी तो वो बाद में जाके उससे बना सकता है क्लॉथ। तो यही बात है कि यहाँ पर ये जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इसी का मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे मान लो कोई जो इंडस्ट्री है वह बनाती है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि मान लो चीज़ बनाती है। तो यहाँ पर चीज़ बनाने के लिए उसे चाहिए दूध, और यह दूध जो है उसका रॉ मटेरियल है।
और ये दूध उसको कहाँ से मिलेगा, तो एक एनिमल जो कि एक गाय उससे मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो इंडस्ट्री है यह भी जो है डिपेंड है एनिमल पे अपने रॉ मटेरियल के लिए, इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यह भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है ना। इसके बाद सेकंड जो है वह है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर एक ऐसे इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है जो कि मिनरल ओर जो है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। देखो ओर मतलब होता है कि एक ऐसा रॉक, और क्या है तो एक ऐसा रॉक है जिसके अंदर सर्टेन मिनरल्स की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि मान लो कोई एक रॉक है जिसके अंदर जो आयरन जो कि एक मिनरल हो गया, ठीक है, उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। या फिर एक और है जिसके अंदर जो है एल्यूमिनियम जो मिनरल है उसका अमाउंट ज़्यादा है। तो जिसमें आयरन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे आयरन ओर, और जिसमें एल्यूमिनियम का ज़्यादा है उसको हम लोग बोलेंगे एल्यूमिनियम ओर। तो और मतलब यही होगा कि एक रॉक है जिसके अंदर किसी जो मिनरल होती है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे बहुत ही मेन और इंटरेस्टिंग सा एक पॉइंट है, कहा गया है कि ये जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं ना, इसका जो प्रोडक्ट होता है, मतलब इससे जो भी चीज़ निकलता है, जो भी प्राप्त किया जाता है, वह जो है दूसरे इंडस्ट्रीज जो कि उसको फीड करते हैं। तो अब आप लोगों ने फीड करते हैं इसका मतलब, तो देखो यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है इसके लिए मिनरल और क्या है, तो एक रॉ मटेरियल है, मीन्स एक बेसिक सा मटेरियल है। जैसे आप ले लो आयरन ओर, तो अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है जो कि आयरन ओर से आयरन निकाल रही है, तो यहाँ पे आयरन ओर उसके लिए रॉ मटेरियल है, एक बेसिक मटेरियल है, जिससे कि वो फाइनल प्रोडक्ट अपना जो कि आयरन है वह निकाल रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आयरन जो कि इस इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, यही जो है दूसरे इंडस्ट्री के लिए, मानो इस आयरन को दूसरे इंडस्ट्री में भेजा गया, तो उनके लिए जो है यह एक रॉ मटेरियल होता है। मतलब यहाँ पे इसके लिए जो है इस इंडस्ट्री के लिए फाइनल प्रोडक्ट है, बट दूसरे इंडस्ट्री के लिए यह एक रॉ मटेरियल है। तो अब देखो कैसे, तो देखो यहाँ पर इसने आयरन और से आयरन निकाल दिया, तो आयरन इसके लिए फाइनल प्रोडक्ट हो गया। बट ये जो आयरन है जब ये दूसरे इंडस्ट्री में जाता है तो वहाँ पर इसको रॉ मटेरियल के तौर पे लिया जाता है, और उसके बाद इसको इस्तेमाल, मीन्स इस आयरन को इस्तेमाल किया जाता है हैवी मशीनरीज हो गए, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, रेलवे कोचेस हो गए, ये सब बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि दूसरे इंडस्ट्री के लिए यह जो एक रॉ मटेरियल है, मीन्स एक बेसिक सा मटेरियल है जिससे कि वह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरे कंपनी के लिए जो चीज़ रॉ मटेरियल है, जैसे मान लेते हैं आयरन, तो ये जो आयरन है ये कौन प्रोवाइड कर रही है, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री उसे प्रोवाइड कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं यह सब दूसरे इंडस्ट्री को फीड कर रहे हैं, मतलब कि उससे वो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम, आयरन चाहिए तो आयरन देते हैं। सो ये था इसका पूरा एक फंडा। अब यहाँ पर आता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए सी या ओशन पे जो है निर्भर रहते हैं। देखो जो भी इंडस्ट्री होती है वो लार्ज अमाउंट में कोई चीज़ को बनाती है, इसलिए यहाँ पर जो है सी और ओशन की बात की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अगर उन्हें मछली चाहिए होगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल जाएगा। मिल तो उनको एक पॉन्ड से भी जाएगा अगर उसके अंदर मछली पाला गया है तो, बट इनको लार्ज अमाउंट में चाहिए रहता है, इसलिए यहाँ पर सी और ओशन की बेसिकली बात की जा रही है। मिलने को तो कहीं और से भी उन्हें मिल सकता है। सो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि सी और ओशन पे ये लोग जो है निर्भर रहते हैं, जैसे कि सी फूड हो गया फिश ऑयल बनाने के लिए ना। यहाँ पर आता है इसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इसमें ऐसे इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है जो कि अपने रॉ मटेरियल के लिए जो है फॉरेस्ट पे जो है डिपेंड रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया, अगर कोई इंडस्ट्री है जो कि पेड़ों से बना रही है पेपर, तो यहाँ पर उसको वुड पल्प के लिए जो है फॉरेस्ट पे बेस्ड रहना पड़ेगा। देन दूसरा कि अगर कुछ दवाइयाँ जो रहती है जो कि आपके बनती है मतलब पेड़ पौधे से, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट पे वो लोग बेस्ड रहते हैं। फर्नीचर्स बना रहे हैं तो इसके लिए फॉरेस्ट पे बेस्ड रहते हैं। तो ये हो गया आपको क्या चीज़, तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब यहाँ पे ये लोग फॉरेस्ट पे निर्भर हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए। अब यहाँ पे टॉपिक आ रहा है साइज़। देखो साइज़ में मेनली यह देखा जाता है कि कोई इंडस्ट्री है क्या वो स्मॉल स्केल है या फिर लार्ज स्केल, मतलब कि आखिर वो कितना दूरी कवर कर रही है। जैसे कि क्या कोई इंडस्ट्री है क्या वो सिर्फ एक सिटी में अपना सप्लाई करती है सामान को, या फिर पूरे देश में करती है। तो इसके लिए देखा जाता है कि आखिर कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उस इंडस्ट्री, मतलब कितने पैसे लगा के उसको ओपन किया गया है, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कितने हैं, कितने उसमें काम करते हैं, और आखिर प्रोडक्शन कितना ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर होता है। ठीक है, सो इसमें जो फर्स्ट नंबर पर वह बताया गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि इसमें आप क्या हो गया कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज इसमें बताया गया है, मतलब कि एक घर में जो खोले जा सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जिसके अंदर जो है जो भी काम हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर काम जो है हाथों से हो रहे हैं। ठीक है, मतलब मशीन्स का इस्तेमाल उतना नहीं किया गया है। जैसे कि एग्जांपल में हो गया बास्केट वीविंग, ठीक है, पॉटरी हो गया, जैसे घड़े ये सब बनाना, कोई भी हैंडीक्राफ्ट का काम, या फिर इसके आगे बताया गया है सिल्क वीविंग, और आपका फूड प्रोसेसिंग के जो भी इंडस्ट्री होते हैं वो सब कौन से इंडस्ट्री होते हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, ज़्यादा हैवी मशीनरीज यूज़ नहीं किए गए हैं, कम अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल मीन्स पैसे कम इन्वेस्ट किए गए हैं इसमें, और लोग कम काम करते हैं इसमें।
तो ये हो गया स्मॉल स्केल। नाउ आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है कि जब इसको ओपन करना रहता है तभी आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि कोई ऑटोमोबाइल हो गया, हैवी मशीनरीज बनाने के लिए, जैसे कोई आपको गाड़ी बनाना है या फिर बहुत हैवी हैवी मशीनरीज बनाने हैं, तो आप ऐसा तो ही ना है कि कुछ हज़ार रुपये में उसको इस मतलब पूरे इंडस्ट्री को बना दोगे। वहाँ पर आपका एम बड़ा, आपको डायरेक्ट ही ज़्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे, मतलब आपको स्टार्टिंग में ही जो है बहुत ज़्यादा रुपये लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए ये जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आता है। इसमें आप जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हो, टेक्नोलॉजी हो गया वो हायर यूज़ करते हो, और यहाँ पे प्रोडक्शन भी आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हो, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में करते हो। तो यहाँ पे देखो, इसको सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, इसमें शुरुआती में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है? इसमें पीपल चाहिए होते हैं और इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। मान लो अगर किसी को कोई कार बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर उसके लिए उसको हैवी मशीनरीज़ भी चाहिए होगी, मतलब पैसे ज़्यादा लगेंगे। और ऐसे तो है ना कि हैवी मशीनरीज़ बनाकर वो अपने पैसे लगाकर एक सिर्फ़ कार बनाएगा। अगर एक ही कार बनाएगा तो उसका कार का जो पैसा लगा अलग, लेबर का पैसा दिया अलग और मशीनरीज़ का पैसा दिया अलग, वो सब वेस्ट होगा। इसलिए यहाँ पर क्या है कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होता है ना, इसमें पैसे शुरुआत में बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा किया जाता है। मतलब कि इसका मोटिव ही है कि इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे और लार्ज स्केल पे इसको पूरा मतलब फैलाव होता है इसका। बट वही अगर स्मॉल स्केल की बात की जाए, तो इसमें अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि थोड़े पैसे में खोलने के लिए, कम लेबर ये सब में, तो वो थोड़े पैसे में इसको खोल सकता है। बट ऐसा नहीं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो वो बढ़ नहीं सकता। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसको बोला गया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब कि वो थोड़े दूर में ही अपना कवर किया रहता है। बट देखो, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोला, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सिर्फ एक खासियत है, इसको आप कम पैसों में खोल सकते हो। ये बात नहीं है कि आप उसको कम पैसों में खोल दियो तो वो स्मॉल ही रह जाएगा, आप उसको चाहो तो बाद में और एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे देखो, कुरकुरे हो गया, लेज़ हो गया, ये एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, बट देखो ये कितना ज़्यादा दूर तक ये पूरा इसका फैलाव है, पूरा देश-विदेश में बिकता है। तो आप ऐसे तो नहीं कहो कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मान लेते हैं कोई आदमी फूड प्रोसेसिंग में खोला, चिप्सी मानो बनाना शुरू किया, तो वो पहले स्मॉल स्केल में खोला, अपने राज्य में बेच रहा है, फिर धीरे-धीरे करते-करते जब पैसे खूब आए उसने और इन्वेस्ट किया, फिर अपने पूरे देश में वो बेचने लग गया। फिर उसके बाद देश से होते हुए वो विदेश में बेचने लग गया। तो देखो, उसने स्मॉल स्केल में तो शुरुआत की, बट यहाँ पर वो अब पूरे विदेश में बेचा, मतलब वो एक लार्ज स्केल तक पूरा बेच रहा है। तो यहाँ पे एक लाभ इसको कैसे, तो अब ये लार्ज स्केल बन गया। बट वही वही बात है, जो स्मॉल स्केल होता है वो स्मॉल से लार्ज हो सकता है, बट जो लार्ज स्केल होता है वो स्मॉल से स्टार्ट नहीं होता, उसको स्टार्टिंग लार्ज स्केल से करना पड़ता है। तो यही बात है इसमें पूरा। तो अब यहाँ पर आता है आपका ओनरशिप टॉपिक, और ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें हमें समझना रहता है कि आखिर जो इंडस्ट्री है उसका मालिक कौन है, या फिर आप कह सकते हो कि उसका ओनर कौन है। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है इसको, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, या फिर आप कह सकते हो पब्लिक सेक्टर, फिर आता है जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो आइए देखते हैं इन चारों को। पहला आता है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों के द्वारा मिलकर खोले गए रहते हैं। जैसे कि अगर आप जो है कोई इंडस्ट्री को खोलते हो, या फिर आप और आपके कुछ दोस्त मिल करके खोलते हैं किसी इंडस्ट्री को, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसको आपने समझ लिया कि जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री होता है वह जो है किसी एक के द्वारा या फिर कुछ लोग मिल करके जो है खोलते हैं। नाउ सेकंड आपका आता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, या फिर आप इसे कह सकते हो स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री। तो इसमें क्या है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, इनको जो है ऑपरेट कर रही होती है गवर्नमेंट, ठीक है? या फिर आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट है वह उसकी हेड है, उसकी ओनर है। जैसे कि एग्जांपल में हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इसके एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पर आप सेकंड में समझ सकते हो कि पब्लिक सेक्टर या फिर स्टेट ओन जो रहते हैं, यह जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑपरेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट उनकी ओनर रहती है। ना थर्ड आता है आपका जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे जॉइंट से आप समझ सकते हो, यहाँ पे दो जो आदमी है कोई मिल रहा है। जैसे कि आप समझ सकते हो कि कोई एक व्यक्ति जो है वह स्टेट के साथ मिल गया, मतलब जो अपने राज्य की जो सरकार है उसके साथ मिलकर उसका सपोर्ट लेकर जो है कोई इंडस्ट्री को खड़ा कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो दो आदमी जो है एक साथ मिल करके एक इंडस्ट्री को जो है खड़ा कर रहे हैं। ना सेकंड इसमें है कि कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है इसको हमने देखा था प्राइवेट सेक्टर में भी। तो यही बात हो गया कि अगर कुछ लोग मिल करके भी खड़ा करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर तो हुआ ही, साथ में एक जॉइंट सेक्टर भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ लोग मिले हुए हैं, ठीक है ना? यहाँ पर सब दो तीन या फिर चार आदमी जो मिल करके उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एक प्राइवेट सेक्टर तो हुआ ही, साथ में ये जॉइंट सेक्टर भी हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि देखो आप मारुति उद्योग लिमिटेड एग्जाम्पल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का।
तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि कोई एक व्यक्ति जो है, जो कि स्टेट मीन्स अपने राज्य की सरकार के साथ मिल करके उनकी सहायता लेकर जो है कोई इंडस्ट्री को खड़ा कर रहा है, या फिर कुछ लोग जो है मिल करके या अपना जो इंडस्ट्री है उसको एक खड़ा कर रहे हैं। नाउ फोर्थ आता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है इसमें क्या है कि यह जो है आपसी सहयोग से चलता है। जैसे मान लेते हैं एक समाज आप बना लो, यहाँ पे एग्जांपल पहले दिया हुआ है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी। अगर मैं सुधा डेयरी का एग्जांपल लेता हूँ, देखो इसमें मेनली क्या होता है, सुधा डेयरी में हमें जो है दूध मिलता है, या फिर पनीर हो गया, फिर कुछ और वैसे ही दूध के बनाए हुए कुछ और प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मेन जो रॉ मटेरियल वह क्या है, तो दूध है। तो ये अगर मैं देखता हूँ इस इंडस्ट्री को, तो यहाँ पर जो है दूध चाहिए होगा, और दूध जो है देने वाले कौन होंगे, तो सप्लायर होंगे, मीन्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद वर्कर्स चाहिए होंगे जो कि उस दूध से जो है पनीर ये सब बनाए, ठीक है, या फिर उसको सील करे, ठीक है, जो भी अपना इंडस्ट्री में वर्क होता है उसको करने के लिए। तो यहाँ पर देखो दो आपको चीज़ देखने को मिलेगा। पहला ये कि जो सप्लायर है मिल्क का, उसका जो है ये टेंशन जो है हट गया कि उसको दूध जो है बेचना है, बिकेगा या नहीं बिकेगा ये सब चीज़। और दूसरा एक और टेंशन कि पैसे का लेकर कि कितने पैसे मिलेंगे यह सब। तो यहाँ पर एक तो आपने देख लिया कि जो दूध का सप्लायर है उसको बेनिफिट हो रहा है कि उसका दूध भी बिक जा रहा है, पैसे भी उसको सही मिल जा रहे हैं। सेकंड है वर्कर का, जो वर्कर होते हैं उनको भी ये टेंशन नहीं है कि उन्हें दूध कहाँ से चाहिए, ठीक है। इवन जो है अगर वर्कर्स को दूध मान लो कभी घट रहा होता है, उनको लगता है कि अब उनको और ज़्यादा जो है दूध का सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पर वह जो है जो दूध का सप्लाई करने वाले जो लोग होते हैं उनको वह बोलते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि और लोग को अपने साथ जोड़ते हैं, जो कि जैसे जिनके पास गाय भैंस ये सब हो गई। तो यही यहाँ पर सिंपली बताया जा रहा है कि सहयोग से चलता हुआ, यहाँ पर दोनों का बेनिफिट हो रहा है, दोनों का ही सहयोग यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ यहाँ पर जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है ना, यह जो एग्जाम्पल है एक सक्सेसफुल स्टोरी बताता है कोऑपरेटिव वेंचर का। देखो वेंचर का मतलब होता है कि ऐसा कोई काम जो कि बहुत नया हो और इसमें जो है रिस्क बहुत ज़्यादा हो, मतलब लग रहा हो कि भाई ये सक्सेस करेगा भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर था कि लोग के सहयोग से चलना था इस मतलब काम को। तो यहाँ पर जो है लोगों के पास बहुत डर था कि पता नहीं लोग सहयोग करेंगे नहीं करेंगे, बट हुआ, ठीक है। तो इस वजह से यह जो बताता क्या है, तो एक सक्सेस जो है स्टोरी बताता है कोऑपरेटिव वेंचर का। तो आपने वेंचर का भी जो है मीनिंग जान लिया। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है खत्म। चलो हम लोग देखते हैं अब इसके नेक्स्ट टॉपिक को। तो ना यहाँ पे टॉपिक आता है कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब कुछ कारण बताया जाएगा जिससे कि इंडस्ट्री का जो लोकेशन है ना यह अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। जैसे कि देखो अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलना है जिसमें जो है कोयला जो है आप यूज़ करने वाले हो रॉ मटेरियल के तौर पर, तो आप ऐसे जगह पर खोलना चाहोगे जहाँ पर जो है रॉ मटेरियल मीन्स जो कोयला है वह ईजिली मिलता हो, ठीक है। तो पहला हो गया रॉ मटेरियल, दूसरा हो गया पावर, कि वहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो भी ईजिली मिल जाए, जिससे कि आपका जो इंडस्ट्री में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए वहाँ पर काम हो सके। तीसरा है लैंड। अब देखो मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल भी है, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी है, लेकिन वहाँ पे ज़मीन ही नहीं है जहाँ पर आप इंडस्ट्री खोल सको, मानो वहाँ पे सब घर बने हुए हैं कुछ कुछ, तो आप जो है उससे थोड़ा दूरी पर खोलना चाहोगे, ठीक है। देन उसके बाद है ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आप देखते हो कि जहाँ पर आप इंडस्ट्री खोलना चाह रहे हो वहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा है कि नहीं, जिससे कि आप अपने सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर जो है भेज सको। फिर आता है आपका लेबर, कि जहाँ पर आप खोल रहे हो वहाँ पर लेबर जो है वो मौजूद है कि नहीं, मतलब आप वहाँ पे आपको लोग मिल सकते हैं कि नहीं आपके फैक्ट्री में काम करने के लिए। अब यहाँ पर आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है कि पूंजी, पूंजी मतलब कितने पैसे आपने इकट्ठा करके रखे हैं। तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि वहाँ पे सब कुछ है, रॉ मटेरियल है, पावर है, लैंड है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ, लेकिन जो है आपके पास इतने पैसे ही नहीं है जिससे कि आप वहाँ पे ज़मीन खरीद सको। तो सीधी सी बात है आपको मैनेज करना पड़ जाएगा, मतलब कि आप वहाँ पे नहीं खरीद पा रहे हो तो उसी के आसपास में थोड़ी दूरी पर जो आप ज़मीन खरीदोगे। तो सिंपल सा बात है कि आपके पास कितने पैसे हैं उस पर भी जो है ये डिपेंड होता है कि आपका जो इंडस्ट्री जो है आप कहाँ पर लगा पाओगे। अब इसमें आता है आपका मार्केट, मतलब कि देखो आप ये भी देखते हो कि आप जहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हो उसके आसपास में मार्केट है कि नहीं। क्योंकि देखो जब भी आप कुछ बनाओगे तो आप चाहोगे कि आप जो है जितना पास में रहे मार्केट, जितना जल्दी जो आप जो चीज़ आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको मार्केट में भेज दो, जिससे कि आपको जो है अर्निंग होने लग जाए। तो यही बात है कि आप देखते हो कि मार्केट कितना पास में है उससे, तो एक मार्केट भी फैक्टर हो गया। इसके बाद एक और फैक्टर जो है यहाँ पर नहीं दिखाया हुआ है फोटो में, जो कि है वाटर। देखो वाटर भी जो है बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि आसपास में जो वाटर है वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिससे कि इंडस्ट्री आप कहाँ पर लगाओगे उसका जो लोकेशन है वह मतलब जो है अफेक्ट होता है। इसके बाद हमें थोड़ा और बताया गया है कि देखो जो गवर्नमेंट है वो कभी कभार जो है प्रोवाइड करती है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मतलब एक तरीके से सहयोग आप मान लो, जैसे कि सब्सिडाइज्ड पावर देना।
इसका मतलब हुआ कि जो बिजली वहाँ पर जा रही है उसको थोड़े कम दाम में देना। उसके बाद वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट चार्ज लगने वाला है उसको कम कर देना। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, ठीक है, उसमें जो चार्ज लगने वाला है उसको थोड़ा कम कर देना। तो ये इसलिए करती है गवर्नमेंट ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी इंडस्ट्री जो ओपन की जा सके। मान लो कि जो आदमी इंडस्ट्री ओपन करना चाहेगा वो तो देखिएगा कि भाई उसके हिसाब से जो बेस्ट जगह होगा वहाँ पर ओपन करेगा। लेकिन कुछ ऐसे ही बैकवर्ड एरिया है जहाँ पर लोग जल्दी नहीं करते हैं ओपन इंडस्ट्री, तो वहाँ पर जो है लोग कर सकें, उनको एक तरह से मतलब प्रोत्साहन किया जाता है, जैसे कि जो बिजली है उसके दाम को कम करके, ट्रांसपोर्ट के दाम को कम कम करके, जिससे कि वहाँ पर भी जो है लोग इंडस्ट्री ओपन करें। और इसका मेन रीज़न यह होता है कि देखो जहाँ पर इंडस्ट्री ओपन होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जहाँ जहाँ इंडस्ट्री लगाया जाता है वह जो है डेवलपमेंट जो है उसको मतलब बढ़ावा देता है। उसके बाद जो है उस जगह का जो है ग्रोथ होता है, जैसे टाउन और सिटीज़। यही मैंने यहाँ पे बताया कि जैसे कि भारत हो गया, अगर इसमें जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो यहाँ पर जो है उससे जो हमारा देश हो गया, जो शहर हो गया, ये सब जो है क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो यही बात है कि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी जो है गवर्नमेंट जो है कुछ सुविधा देती है ताकि लोग वहाँ पर भी इंडस्ट्री लगाए, ताकि वो भी जगह जो है विकसित हो सके। क्योंकि इंडस्ट्री लगने पे वहाँ पे लोग जो है घर बनाने लग जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जो कि आप हिस्ट्री में भी जो है पढ़े होंगे। इसके साथ-साथ जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको भी जो है काम मिल जाता है जिससे वो भी काम कर सके, ठीक है। जिससे वो काम करेंगे, उनको भी पैसे मिलेंगे, वो भी जो है मतलब कुछ तरक्की करेंगे। तो यही बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों इसके लिए जो है कुछ बढ़ावा देती है, यहाँ पर उनको कुछ सुविधा देती है। तो ये टॉपिक जो है हमने अच्छे से समझ लिया। नाउ हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। अब यहाँ पर आता है आपका टॉपिक इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो इसमें बताया हुआ है कि हर जो इंडस्ट्री होता है उसके अंदर इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, आउटपुट्स होते हैं। तो जो इनपुट्स है ये बहुत बेसिक्स है। जैसे कि आपको जो है एक ज़मीन चाहिए जहाँ पर जो है आप अपना जो इंडस्ट्री वो पूरा खड़ा कर सको। देन आपको रॉ मटेरियल चाहिए, फिर लेबर चाहिए जिससे कि आप काम करवा सको, फिर ट्रांसपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए, पावर सप्लाई अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यही बताया हुआ है। देन सेकंड में है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल होता है उसका उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप जो है बनाना चाह रहे हो व्हीट जो है, ठीक है, और शुगर जो है, ये सब कुछ यूज़ करके देन उससे क्या बनाना चाह रहे हो, बिस्किट। तो उसमें बहुत सारा मतलब प्रोसेस होता है। ये पहले व्हीट हो गया, उसको पीसना पड़ेगा, देन तो यही बताया हुआ है कि इसमें पूरा प्रोसेस आता है, मतलब सारे एक्टिविटीज़ आते हैं जो भी उसमें जो भी रॉ मटेरियल है उससे एक प्रोडक्ट बनाने में जो कि आप चाहते हो। देन आता है थर्ड जो कि है आउटपुट। इसमें क्या है कि जो आप चाहते हो प्रोडक्ट वह बन जाता है, मतलब कि आपको बिस्किट चाहिए था, बिस्किट बन गया। देन आप जो है उसको बेच देते हो, फिर उससे कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो ये भी आपका आउटपुट ही होगा। ना यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया गया है कि मान लेते हैं कि आप जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये खोलना चाहते हो, ठीक है। तो आपको मतलब मेन क्या है ऑब्जेक्टिव, कि आप कपड़े ये सब जो है बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे इनपुट में आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर आपको जो है ज़मीन चाहिए, ठीक है, एक फैक्ट्री चाहिए जिसमें आप ये काम कर सको, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट हो गया, लेबर हो गया, देन कॉटन मीन्स जो आपका रॉ मटेरियल है। फिर प्रोसेस में क्या हो गया, गिनिंग। गिनिंग मतलब होता है कि जो कॉटन हो गया और जो सीड हो गया उन दोनों को अलग करना। फिर आता है आपका स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब हो गया कि जो कॉटन हो गया उससे धागा बनाना। इसके बाद आता है आपका वीविंग। वीविंग मतलब कि कपड़े को बुनना, पूरा तैयार करना। फिर डाइंग। डाइंग मतलब उस पे कलरिंग करना, ठीक है ना, जो भी कपड़े पर। और प्रिंटिंग मतलब जो भी डिज़ाइंस आप बनाना चाहते हो, जैसे आप कपड़ों पे देखते हो कि अब बहुत सारे डिज़ाइंस आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका प्रोसेस में। देन आउटपुट में क्या है कि आप जैसे कपड़े हो गए, जैसे कि शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, जो आप चाहते हो वो पूरा बन के निकल जाता है। फिर आप उसको बेच देते हो जिससे कि आप जो है पैसे कमा लेते हो, मीन्स मनी अर्न। तो ये आपका आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरा आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम समझा दिया और जो एग्जांपल दिया था उसके साथ। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा ना। हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो अब आता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। देखो इसका मतलब हुआ इंडस्ट्री का क्षेत्र। इंडस्ट्रियल रीजन तब जो है इमर्ज होता है, उभर कर आता है, जब कुछ इंडस्ट्री जो है आसपास में जो है बन जाते हैं। उसके बाद वह लोग जो है जो भी मतलब बेनिफिट हो सके, जो भी उनको एक दूसरे से लाभ हो सके, वह लोग उठाते हैं। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री बनी हुई है जो कि आयरन ओर से जो है आयरन निकालती है, और वही उसके पास में कोई इंडस्ट्री है जिसको आयरन चाहिए अपने काम के लिए, तो यहाँ पर वो उस इंडस्ट्री से जो है आयरन ले लेगी। मतलब पास से मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ, क्यों दूर से मंगवाना, अलग कॉस्ट देना ट्रांसपोर्ट ये सब का, तो वो पास ही से ले लेगी। तो ये हो गया कि चलो बेनिफिट लेना क्योंकि वो सब आस-पास में है। तो यही इसमें कहा गया है कि कुछ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है, मीन्स ऐसे रीजन जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो उसमें आपको बताया गया है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया। मीन्स ऐसे जगह पर कुछ ज़्यादा ही मतलब इंडस्ट्रियल रीजन्स है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हो गया वो बहुत ज़्यादा है, और वो लोग एक दूसरे से जो भी लाभ हो सके वो लोग उठाते हैं। ना यहाँ पर हमें बताया गया है कि आखिर किन किन जगहों पर ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये उभर कर आते हैं।
इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लेते हैं आप जो है घर खरीदना चाहते हो और आप सोचे कि आप ऐसे जगह पे घर खरीदोगे जहाँ पर जो है मार्केट पास में हो, ठीक है? उसके बाद आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा हो, पानी का सप्लाई अच्छा हो। मान लेते हैं सिर्फ़ 3 ही चीज़ को। लेकिन आप जब ज़मीन खरीदने जा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि आपको चलो ऐसे ज़मीन तो मिल रहे हैं जहाँ पर ये 3 चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी ज़मीन आपको दिखाए जा रहे हैं जहाँ पर जो है ये 3 चीज़ तो है, साथ में उस ज़मीन के पास में एयरपोर्ट भी है, कुछ दूरी पे पार्क भी है, कुछ दूरी पे रेलवे स्टेशन भी है। तो अब आप सोचोगे कि यार मुझे जो 3 चीज़ चाहिए था वो तो मिल ही रहा है, यहाँ पे कुछ और भी फ़ायदे वाला चीज़ है। तो आप देखो कि अगर आप उसको अफ़ोर्ड कर पा रहे हो तो आप वही लेना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज़ मिल रहा है आपको। जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, अलग से भी आपको चीज़ें मिल रही है। तो यही बात है, यहाँ पर आप अगर अफ़ोर्ड कर पाते हो तो आप उसी जगह को खरीदना चाहोगे। यही चीज़ यहाँ पर भी आता है। जो इंडस्ट्री रीजन उस जगह पर होते हैं जहाँ पर जो भी इंडस्ट्री वाले देखते हैं कि चलो यहाँ पर मुझे जितने भी चीज़ चाहिए वो मिल रहे हैं। जैसे कि हमने जो भी फैक्टर्स देखा है पीछे, लैंड लेवल ये सब कुछ मिल रहा है। फिर वो देखेंगे कि चलो यहाँ पर अच्छा टेम्परेचर है, मॉडरेट टेम्परेचर है, जैसे कि टेम्परेट एरिया बोला गया है। टेम्परेट मतलब होता है कि मॉडरेट मीन्स जहाँ पे टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो वो लोग देखेंगे कि यार यहाँ पर सब कुछ मिल भी रहा है और यहाँ पर ऐसा ये जगह भी अच्छा है, तो वो लोग वहीं पे जो इंडस्ट्री लगाएँगे। या फिर कुछ नियर सी पोर्ट लगाते हैं। जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री है जिसको पानी का सप्लाई चाहिए होता है अपने काम के लिए, तो यहाँ पर वो चाहे तो जो सी है मीन जो भी समुद्र है उसके आस-पास कहीं पे भी लगा सकती है। लेकिन वो देख रही है कि यार उसके पास एक चांस है कि वह जो है समुद्र के पास में जो सी पोर्ट है उसके बगल में लगा ले। तब वो क्या सोचेगी, चलो इसके बगल में लगा लेते हैं सी पोर्ट के, ताकि पानी जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, साथ में जो है उसको सी पोर्ट पास में हो जाए, जिससे कि अपने सामान को जो है ईज़िली जो है ट्रांसपोर्ट करवा पाएगी यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर। चलो इसको अलग से फ़ायदा हो गया। वही हो गया यहाँ पर कोल फील्ड में। ये कोल फील्ड में मेनली ज़्यादातर ये ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन्स बनते हैं, क्योंकि जितने इंडस्ट्री उसमें से ज़्यादातर को जो है कोल का ज़रूरत पड़ता है, चाहे बहुत सारे पर्पज़ में। इसलिए कोल जो हो गया मीन जो कोयला हो गया उसके आस-पास में बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्री है ये सब बनते हैं, उभर कर आते हैं। सो आप देख सकते हो कि ये इसका क्या रीज़न है। ना इंडिया में बताया गया कि कहाँ-कहाँ इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। मैं कुछ के नाम यहाँ पे देता हूँ, जैसे कि मुंबई पुणे हो गया क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन और भी बहुत सारे कुछ आप याद कर लेना, एग्जाम में अगर आ जाता है 2-3 एग्जाम्पल लिखने के लिए। सो ये था पूरा इस टॉपिक के अंदर। तो मैं आशा करूँ कि आपने इस पूरे टॉपिक को समझ लिया अच्छे से, जितना भी मैंने शुरू से बताया। देखो यहाँ पर मेरा मेन एम यही रहता है कि खाली कहानी बोल नहीं देना, पूरा चीज़ को समझाने से थोड़ा टाइम लग जाता है। सो हाँ, ये वीडियो जो है मैं चाहूँगा कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, ट्राई कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रहने देता हूँ, अगली वीडियो जो है उसमें देखा जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा ये वीडियो हो गया। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँ वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करके पूछ लेना। और हाँ, वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना दोस्तों से और चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में।